हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में मार्केटिंग मैनेजमेंट आज हम फिनिश करने वाले हैं। आज थर्ड पार्ट है और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर्स। ठीक है, आई होप आपने स्टार्टिंग के दोनों अच्छे से कर लिए हैं। नहीं किए हैं तो उन्हें अच्छे से कर लेना। देखो, बुक में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और मैंने ये भी कोशिश की है कि मैं आपको कीवर्ड्स, है ना, जो भी मैंने लिखा उसके कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक मार्केटिंग मिक्स में 2 पढ़ लिए थे, है ना, कि हम जो भी बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कैसा हो, है ना, उसका ब्रांड, लेबल, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ लिया था हमने कि हमें माल को बनाने के बाद ये भी सोचना है कि उसका हम प्राइस कैसे रखेंगे। ठीक, प्राइस भी तय कर लिया हमने कि हमारे प्रोडक्ट का इतना प्राइस होगा। अब आता है जब हमारा माल तैयार हो गया है, अब हम उस माल को पहुंचाएंगे कैसे। हम हर जगह देश और अगर हम विदेशों में भी बेचना चाहते हैं तो माल वहां तक पहुंचाएंगे कैसे, हम अपने माल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, है ना। तो हमारा जो थर्ड होता है मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट, वो होता है बेटा प्लेस या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नीड टू बी टेकन in order to make the product available right place at the right time। ये मैंने छोटा सा लिखा है, मतलब आप प्रोडक्ट तो बना रहे हो लेकिन जहां लोग उसको मांग रहे हैं या आप अपने प्रोडक्ट को सही समय पे वहां पे डिलीवर्ड ही नहीं कर पा रहे हो तो कस्टमर तो सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं होगा तो फिर, क्योंकि उसने सब मांगा और आप उसको अवेलेबल ही नहीं करवा पा रहे हो, तो फिर वो दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यदि आपको मार्केट में चलना है, आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट हर जगह मिले, जब कस्टमर मांगे उसी वक्त आपका प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल तैयार करना होगा कि आप माल कहां पर कैसे पहुंचाएंगे और कैसे माल को बेचेंगे, है ना। पहुंचाना, प्लेस मिक्स, डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना, अपना जो गुड्स है वो आप वहां तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, देखो हम जनरली सामान जो खरीद कर लाते हैं, फूड, खाने से रिलेटेड जो सामान होता है, उसमें तो हम रिटेलर के पास ही जाते हैं। रिटेलर खाने का सामान किससे खरीदता है? होलसेलर से। होलसेलर्स या तो डायरेक्ट कंपनी या फिर एजेंट के थ्रू खरीदते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेवल, मतलब हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे हैं, रिटेलर से खरीद रहे हैं, होलसेलर से खरीद रहे हैं और वो दे रहे हैं। तो जब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्म डायरेक्ट, यदि कंपनी डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को ही माल प्रोवाइड करवा रही है, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, तो वो कहलाता है जीरो लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। हमको यहां पे पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। आप अपने माल को, प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, बीच में कितने इंटरमीडिएट्स रखेंगे। यदि आप एक भी इंटरमीडिएट नहीं रखते हो तो उसे कहते हैं जीरो लेवल डायरेक्ट चैनल। सीधे कंपनी ने माल बनाया और डायरेक्ट कस्टमर्स को दे रही है। ऐसे में क्या होता है, जैसे कि डीमार्ट आप देख लीजिए, ये लोग डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदते हैं, तो कंपैरिजन टू बाजार इनकी कीमतें कम होती हैं, है ना। या फिर हम इंटरनेट के थ्रू जो खरीदते हैं या टेली शॉपिंग, है ना, डायरेक्ट हम एड देखते हैं कि हमने डायरेक्ट कंपनी से माल उठाया और डायरेक्ट वो ऐड कर रहे हैं कि आप कस्टमर्स को। और हम लोग जो देखते हैं इजी बास्केट और बिग बास्केट टीवीज में, वहां से हम यदि खरीदते हैं तो वो हमें सस्ता देते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट्स नहीं है। तो हमें प्रोडक्ट बनाने के बाद ये भी डिसाइड करना होगा कि हमारा सामान हर जगह हम पहुंचाएंगे कैसे, हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, हम कितने इंटरमीडिएट्स रखेंगे बीच में, हम डायरेक्ट कस्टमर्स को पकड़ेंगे तो जीरो लेवल। फिर इनडायरेक्ट चैनल की बात हुई, तो अब सेकंड इनडायरेक्ट चैनल, है ना, डायरेक्ट में सिर्फ जीरो लेवल हुआ। अब देखो,
यदि मान लीजिए हम अपना माल एक इंटरमीडिएट यानी कि मैन्युफैक्चर हम बना रहे हैं और हम रिटेलर को माल दे, और रिटेलर किसे दे? कस्टमर्स को, तो इसे कहेंगे हम वन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। ठीक है, केस स्टडीज बिल्कुल आ सकती है कि हमारी कंपनी है, हम माल वहां पहुंचाते हैं, वहां से वहां दिया जाता है, वहां से वहां, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन से लेवल ऑफ चैनल की बात कर रहा है, इसलिए ध्यान रखना। टू लेवल ऑफ चैनल में जहां पे दो इंटरमीडिएट होंगे, मैन्युफैक्चरर से हम माल किसको दे? होलसेलर को, होलसेलर किसे दे? रिटेलर को, और रिटेलर से कहां आए? कस्टमर। तो बीच में कितने इंटरमीडिएट्स हो गए? दो, तो ये टू लेवल चैनल। थर्ड, थ्री लेवल चैनल, जिसमें हमारा पहले मैन्युफैक्चर, वहां से हम एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी समझाने वाली हूं, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर। देखो, जैसे वन लेवल की बात हुई, तो जैसे जो महंगी चीजें होती हैं, है ना, कॉस्टली, उनमें यदि हम ज्यादा इंटरमीडिएट्स को और डालें, है ना, तो फिर कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो जितनी भी महंगी चीजें होती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि कार है, तो कार डायरेक्ट शोरूम वाले जो होते हैं वो कंपनी से ही बनकर आती है। ठीक है, वहां दो तीन अलग अलग के होलसेलर के पास जाएंगे, रिटेलर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बड़ी चीजें हैं जिनको बनने में ऑलरेडी पहले बहुत समय लगता है ना। कार कोई 2 दिन में तो तैयार नहीं होती, उसको बनने में भी समय लगता है। तो भाई कार बनेगी, तैयार होगी और डायरेक्ट शोरूम पे आएगी, और वहां से हम कस्टमर खरीद के लाते हैं। तो ये हुआ हमारा वन लेवल। ठीक है, टू लेवल में क्या हुआ? जितने भी हम सामान खरीदते हैं, नहाने का, कपड़े धोने का, बिस्किट है, फूड से, ग्रोसरी से रिलेटेड आइटम है, ठीक है, तो वो रिटेलर के पास जाते हैं, तो वो किससे खरीदते हैं? होलसेलर से, है ना। तो यहाँ पे अधिकतर कितने होते हैं? दो, एक होलसेलर, और होलसेलर खरीदता है मैन्युफैक्चरर से। और जैसे शॉप है होलसेलर का, जिसकी एजेंसी है कि भाई मैं सिर्फ लक्स के ही साबुन बेचता हूं, कोई है जो सिर्फ उसका बेसन का है, तो हम उससे बेसन खरीद के ले आते हैं। होलसेल जो रिटेलर है, तो रिटेलर के पास तो सारे ब्रांड के मिलते हैं, तो वो अलग अलग होलसेलर से सामान खरीदता है, होलसेलर कंपनी से। तो ये टू लेवल हुआ। अब थ्री लेवल में क्या हो रहा है? जैसे कि एक नॉर्थ जोन हुआ, साउथ जोन हुआ, कोई सामान वहां बन रहा है, तो उसने एजेंट रख रखे हैं, तो होलसेलर एजेंट से कांटेक्ट करता है, एजेंट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आपको माल मंगवा कर दे देता है। तो ये हुआ हमारा कौन सा? थ्री लेवल चैनल। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने गुड्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हमें डिसाइड करना होगा कि हम कौन से लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे और हम किसको रखेंगे। हम एजेंट को अपॉइंट करके एजेंट होलसेलर को माल देगा, फिर होलसेलर रिटेलर को, या हम डायरेक्ट कस्टमर से डील करेंगे, या हम बीच में एक रखेंगे, एक चैनल। ठीक है, तो ये भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है ना। तो ये कहलाएगा हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें बात आती है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्या? डिसीजन इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें जो करना है, इसको कौन सा चैनल हमें रखना है, इसके लिए हमें ये 4 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, हम लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा यूज करें, हम कैसे माल को डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके लिए हमें 4 बातें सबसे पहले ध्यान में रखनी पड़ती है व्हाइल डिसीजन टेकिंग अ डिसीजन। क्या? फर्स्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग। टाइम एंड स्टेप इन्वॉल्व बिटवीन टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर। मैंने अभी बताया था कि यदि कोई कस्टमर कार की डिमांड करे और हम अगले ही दिन बनाकर उसको कार दे दें, पॉसिबल नहीं है। कारों को बनने में महीने से 1.5 महीने से 2 महीने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जिस सामान को बनने में समय लगता है, वहां पे हम ऑलरेडी 4 लेवल या 3 लेवल को रखकर सामान बेचेंगे, तो टाइम और डिले हो जाएगा। तो जो सामान बनने में समय लगता है, उसके लिए हम शॉर्ट चैनल का यूज करेंगे, ताकि डायरेक्ट जैसे ही बने और हम कस्टमर तक पहुंचा दें। ठीक है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का टाइम हमें देखना पड़ता है कि यदि हमें ऑर्डर मिलता है तो हमें उसको डिलीवर करने में समय कितना लगता है। देखिए क्या क्या स्टेप्स होती है। जैसे कि ऑर्डर प्लेसमेंट हुआ सेल्समैन को, तो ऑर्डर सेल्समैन के पास गया, सेल्समैन से फिर वो ट्रांसफरेशन होगा, कंपनी तक वो बोलेगा कि सर मेरे पास इतना ऑर्डर है, फिर कंपनी माल बनाएगी, है ना। फिर कंपनी इन्वेंट्री, प्रोडक्शन शेड्यूल,
सीधी सी बात है, सेल्समैन किसको ऑर्डर देगा, फिर ऑर्डर कहां से कहां जाएगा, ये सारी प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है ऑर्डर प्रोसेसिंग। जैसे कि आप खाना खाने जाते हैं, ठीक है, आप छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ, आप खाना खाने जाते हैं डोसे का, और आप दो है जगह, एक जगह जहां पर आप ऑर्डर देते हैं और 10 मिनट में वो आपको डिलीवर कर देता है, और एक अरे यार बनाता तो अच्छा है पर 1 घंटे तक वेट कराता है, तो आप वहां जाना पसंद करते हैं क्या? नहीं नहीं, अरे यार 1 घंटा लगा देगा यार, यहीं पे चलो। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का समय भी कम से कम होना चाहिए, ऑर्डर होने के बाद उसको डिलीवर्ड हमें जल्दी से जल्दी करना है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें यह समझाता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कस्टमर सेटिस्फाइड तभी होगा जब अपना ऑर्डर अपन जल्दी से उसको डिलीवर्ड करेंगे। नेक्स्ट लिखा भी है मैंने, फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल डिसाइड करते वक्त हमें यह ध्यान रखना है। सेकंड सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड, है ना भाई, सामान बनता तो एक जगह है पर उसकी रिक्वायरमेंट तो हर जगह है। चाय बन रही है, बन रही मतलब उग रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका प्रोड्यूस हो रही है असम, दार्जिलिंग यहाँ पर, लेकिन उस चाय को, चाय पत्ती को, टी को सब दूर डिमांड तो है, तो हमें अपने प्रोडक्ट को हर जगह अवेलेबल करवाना है। देखिए, आप जितना अपने प्रोडक्ट को हर जगह अवेलेबल करवाएंगे उसकी डिमांड उतनी बढ़ेगी, उतना आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप वहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे कैसे? आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज करेंगे? आप रेल, रोड, एयर, पाइपलाइन, वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। जैसे कि अगर पास में ही हो कोई गैस या लिक्विड से रिलेटेड चीजें तो पाइपलाइन के थ्रू भी अपन पहुंचा सकते हैं। तो हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे? तो इसके लिए हमें कंपेयर करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, बेस्ट सिलेक्टेड बाय द कंपनी। अब भाई सामान बनने में ही समय लग रहा है और उसके बाद हम उसको बाय रोड से पहुंचा रहे हैं तो टाइम लग जाएगा, है ना। मान लीजिए हमें डिलीवर्ड करना है जल्दी, हमने पहले ही ऑर्डर प्रोसेसिंग में टाइम ले लिया, तो ऐसी कंडीशन में हमें बाय रोड ना फिर बाय एयर उसको माल को पहुंचाना चाहिए। अच्छा, ये पहुंचाने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ऐसा नहीं हो कि माल बनाने में तो इतना खर्चा नहीं आया जितना उसको पहुंचाने में आ गया, है ना। तो कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। आप प्रोड्यूसर हो, कंपनी हो, तो माल बना रहे हो उसका खर्चा, फिर आपने उसको बनाने में खर्चे तो लगाए 500 रुपए, लेकिन उसको पहुंचाने में लगा दिया आपने 1000 रुपए। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन अगर आपने इतना महंगा यूज कर लिया तो आपका प्रोडक्ट फिर कौन खरीदेगा आगे चलकर? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर 10 और बना रहे हैं माल और वो ट्रांसपोर्टेशन कम खर्चे में पहुंचा रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट मार्केट में कम में मिल रहा है और आपका ज्यादा में। तो बेटा जी ये भी ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट जब आप बनाकर तैयार कर रहे हो उसके बाद आप वहां पहुंचा रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम हो। फिर माल पहुंचा दोगे, लेकिन माल पहुंचाने के बाद यदि मान लीजिए कि ऑलरेडी शॉप पर माल है तो बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और आपने और माल पहुंचा दिया, तो वो माल कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस भी होने चाहिए। अब वेयर हाउस होते वक्त आपके खुद के वेयर हाउस हैं तो आपका खर्चा कम होगा, और यदि आपने के पास वेयर हाउस नहीं है और आपने रेंट पे लिया या आपने दूसरे का वेयर हाउस यूज किया, वो रेंट ज्यादा ले रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो बेटा जी आपको ये भी ध्यान रखना है कि माल हमें उस वक्त हम पहुंचाएं सीधा शॉप में चला जाए, शॉप पे माल है और ऑलरेडी हमने और वहां पे माल्स पहुंचा दिए और वो कोई खरीद नहीं रहा है उस वक्त, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको वेयर हाउस की भी जगह चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं लेकिन उनकी डिमांड पूरा साल चलती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा साल बनते हैं। वुलन के कपड़े तो कभी भी बन सकते हैं, एसी हमेशा बनते हैं, लेकिन डिमांड सिर्फ रिलेटेड कुछ समय के लिए होती है। तो बाकी समय आप सामान को कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस आपको कितना चीप रेट, मतलब कितना कम पैसे में अवेलेबल हो सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह अपन अपने वेयर हाउस बना लेंगे, कहां से लाएंगे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा? तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। फिर स्टॉक मेंटेन, इन्वेंट्री। कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा मुझे 500 पैकेट चाहिए चिप्स के, अरे यार शॉप पे तो 100 ही है सर, अवेलेबल नहीं है। नुकसान किसका हुआ? कंपनी का।
तो कंपनी को ये भी ध्यान रखना होगा कि स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन है। यदि मान लीजिए उस शॉप वाले ने पास नहीं है और उसने डायरेक्ट किसी को फोन लगाया, उसने होलसेलर को फोन लगाया, तो होलसेलर के पास होंगे तो होलसेलर जल्दी से 500 पैकेट पहुंचा देगा। हमें अपने प्रोडक्ट का इन्वेंट्री भी मेंटेन करके रखना होगा, और होलसेलर के पास नहीं और उसने हमें बोला तो हम जल्दी से वहां माल पहुंचा दें, यानी कि इन्वेंट्री मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड, प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेनेंस इंश्योर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। यदि कस्टमर आया और उसने आपसे सामान मांगा, उसके पास नहीं है लेकिन उसने विद इन 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटे में सामान आपको प्रोवाइड करवा दिया, तो कस्टमर अश्योर हो जाता है कि हाँ यार, कभी भी जाओ हमको प्रोडक्ट मिल ही जाता है, ठीक है। और वहीं अरे कभी भी जाओ सामान दो, ऑर्डर यार मिलता ही नहीं है टाइम पे, इनका इन्वेंट्री मेंटेनेंस ही नहीं रहता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती है ना, जिनसे हमारा प्रोडक्ट या तो ऊंचाइयों पे जा सकता है या फिर हमारा प्रोडक्ट। इसलिए आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये भी समझाया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल कैसा हो, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल को डिसाइड करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और साथ साथ में इन्वेंट्री को मेंटेनेंस करते वक्त भी क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कस्टमर सर्विस पॉलिसी, आपने कस्टमर्स को कह रखा है कि आप जब भी सामान मांगेंगे हम अवेलेबल करवा देंगे। अरे मेरी गारंटी है, मैं बैठा हूं ना, आप ठीक है साहब। अगली बार वो आए, उनके यहाँ कोई फंक्शन चल रहा था, उन्होंने कहा सर मुझे 1000 पैकेट चाहिए। 1000 पैकेट? ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। इन्वेंट्री में देखा तो वहां तो 500-700 स्टॉक में इतने ही मिले, फिर आपका नाम खराब हो गया ना। तो इन्वेंट्री डिसाइड करते वक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कस्टमर्स को हमने क्या वादा कर रखा है, और कस्टमर जब भी हमें सामान मांगे हमें वो सामान तुरंत उन्हें देना है। इस बात को ध्यान में रखकर अपना इन्वेंट्री मेंटेन करना है। दूसरा, एक्यूरेसी इन सेल्स फोरकास्टिंग। देखिए सीधी सी बात है, हमें 1 महीने का स्टॉक डिपार्टमेंट इन्वेंट्री में जो मैनेजर होते हैं ना, उनकी बहुत मेन काम होता है, ड्यूटी होता है फोरकास्टिंग करना। उनको ये स्टॉक ध्यान में रखना होता है कि भाई अगर हमने मंदसौर जिले का या यहाँ का पूरा इन्वेंट्री मेंटेन कर रखा है मान लीजिए, तो हमें 1 महीने का ध्यान में रख के चलना पड़ता है या 2 महीने का, कि भाई कितना सामान अभी जा रहा है। हमारी 10 शॉप है, 10 शॉप पे हम इतना इतना सामान दे रहे हैं, तो अगले 1 महीने तक हमारा ये पूरा चलेगा या नहीं चलेगा। अगर हमने फोरकास्टिंग गलत कर ली, मान लीजिए हमको लग रहा है यार 1000 पैकेट जा रहे हैं तो इस हिसाब से इतने पैकेट और चाहिए, और मान लीजिए कि वो टाइम जो था वो स्कूल्स का टाइम था, ठीक है, तो स्कूल्स के बाहर आपकी कैंटीन थी तो आपका सामान बिक जाता था। अब आ गया भाई छुट्टी का टाइम, स्कूल सारे बंद हो गए, कैंटीन खुली नहीं है, तो आपका सामान कौन खरीदेंगे, और आपने खूब सारा इन्वेंट्री करके रख लिया। फोरकास्टिंग मतलब ये कि भाई इन्वेंट्री मेंटेन करने से पहले हमको फ्यूचर का ये भी देखना पड़ता है कि भाई हमारा जो प्रोसेस सामान है वो कितना जल्दी जा रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है, हमें कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना होता है। यदि आपकी सही फोरकास्टिंग चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई इतना सामान है, इतना है, 2 दिन का है, फिर अरे 1 दिन में ही वापस आ जाता है सामान। तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अरे 10 पैकेट 100 पैकेट ही बचे हैं सर, कोई बात नहीं, हम जैसे ही हमारे एजेंट को बोलेंगे वो हमें आधे घंटे में सामान पहुंचा देता है। तो हमें इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिसको एजेंट को बोलते हैं वो सामान हमें जल्दी से प्रोवाइड करवा देता है। लेकिन वहीं पे यदि मान लीजिए कि हमारी शॉप पे सामान खत्म हो गया है और हमने जिसको बोला कि भाई सामान पहुंचा दो, उसने कहा कि अभी 10 दिन लगेंगे, फिर तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यदि मान लीजिए कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो इतना बढ़िया है कि कुछ शॉप्स पे आप देखो वहां ज्यादा सामान नहीं होता है, 2-4 ही मिलते हैं, लेकिन हम जैसे ही बोलते हैं कि सर हमको इसके इतने पैकेट चाहिए या हमको ये इतना चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए, अरे सर आप बोलिए तो सही, शाम तक आपको सारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना बढ़िया है, वो जैसे ही एजेंट को बोलते हैं एजेंट हमें सारा सामान दे देता है, तो हमें वहां पे इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वही बात है, इन्वेंट्री को मेंटेन करने में भी खर्चा कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने दुकान में सामान बहुत सारा भर रखा है, खूब सारा, जबकि वो इतना बिकता ही नहीं है,
और उल्टा उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग, जैसे आइसक्रीम्स के हैं, हम लोगों ने 2-2 3-3 4-4 फ्रिज लगा दिए हैं, स्टॉक मेंटेन कर रखा है, जबकि बिकता उतना है ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं कि स्टॉक इन्वेंट्री को मेंटेन करते वक्त हमें ये भी देखना है कि हमें यदि जल्दी से सामान प्रोवाइड हो जाता है तो हम ज्यादा इन्वेंट्री को मेंटेन ना रखें। हमारा फोरकास्टिंग सही होना चाहिए, हमने कस्टमर्स को क्या वादे किए उस हिसाब से हमें अपना सामान इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना चाहिए। ये सारी चीजें हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में सीखना है। हम अपना सामान बना लें बढ़िया तरीके से, उसका प्राइस भी सही तरीके से रख लें, लेकिन हम अपना सामान सही समय पे अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। लोग मांगते हैं लेकिन हमारा वेयर हाउस से वहां तक सामान पहुंचने में समय लग जाता है, कस्टमर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, तो ये सारे नुकसान होंगे ना हमको। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल और इन्वेंट्री का जो मेंटेनेंस है उसको ध्यान में रख कर कि क्या बातें हैं और कैसे ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी, तब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएंगे और हमारा प्रोडक्ट चलेगा। तो देखो, देखा ना हम लोगों ने, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये था हमारा थर्ड, प्लेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, माल भी पहुंचा दिया है, अब भाई कस्टमर्स के दिमाग में नीड भी तो बनानी पड़ेगी कि वो 10 प्रोडक्ट में से हमारे प्रोडक्ट को ले। तो अब लास्ट आता है प्रमोशन, कि हम हमारे गुड्स का प्रमोशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट है इसका मार्केटिंग मैनेजमेंट में, हमारा मार्केटिंग मिक्स का लास्ट एलिमेंट प्रमोशन। प्रमोशन मतलब क्या? अरे भाई, हमने चीज बना ली, सब कुछ कर लिया, प्रोडक्ट तैयार कर लिया, प्राइस डिसाइड कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल डिसाइड कर लिया, सब कुछ है, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, मैं क्या बना रही हूं, किसके लिए वो बेनिफिशियल होगा और इसको करने से आपके लिए क्या फायदा होगा, ये सब तो अब मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना बहुत सारे लोगों के साथ। उनके अंदर कस्टमर्स, मतलब मेरे प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स तैयार करने होंगे कि मेरा प्रोडक्ट वो खरीदें। तो मेरे प्रोडक्ट की आवश्यकता, नीड बनानी होगी, जिसके लिए मुझे कौन सा टूल यूज करना होगा? प्रमोशन। कंसर्न विथ एक्टिविटी दैट आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विथ कस्टमर्स। जब तक मैं कस्टमर्स के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट नहीं करूंगी तो वो लोग मेरा प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे? जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना। आज कितनी नई पिक्चर्स आती हैं, हम कपिल शर्मा का शोज देखते हैं और बहुत सारे जितने भी आज आप लाइव जो प्रोग्राम्स देखते हो, है ना, डांस कंपटीशन या ये, उसमें जो भी नई पिक्चर आती हैं तो उनके सेलिब्रिटीज, जो उनके एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो आते हैं, तो वो अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए आते हैं ना, कि हमारी पिक्चर में हमने ये मुद्दा उठाया है और ऐसे। मतलब जब तक हम अपनी चीजों के बारे में दूसरों को बताएंगे नहीं तो वो लोग हमारी चीजों को खरीदेंगे कैसे? तो प्रमोशन मिक्स, इट रेफर टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। हम अपने प्रोडक्ट या हम जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, वो कौन से टूल्स हैं जिनके द्वारा हम ये चीजें बता सकते हैं। तो सबसे पहले, आज का जो सबसे पहला है वो है एडवर्टाइजिंग। हम एडवर्टाइजिंग के द्वारा अपने प्रोडक्ट को बता सकते हैं। अब एडवर्टाइजिंग का मतलब पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। देखिए, फ्री में तो कोई आपका ऐड करेगा नहीं, आपको उसके लिए क्या देना होगा? पैसे। इन पर्सनल मतलब ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति को जाकर नहीं बता रहा है, हम अपने प्रोडक्ट का, भाई कि मुझे अपना, मैंने ये पेन बनाया है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी सेलिब्रिटी इस पेन को लिखे और इस हिसाब से मेरे इस पेन का ऐड कर दे। या फिर मान लीजिए मैंने कोई तेल बनाया है, इस तेल को लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और 2 महीने में बाल लंबे हो जाएंगे और ऐसा, मतलब मैंने बहुत इसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं। मतलब मैं अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहती हूँ, किसी सेलिब्रिटी से करवाना चाहती हूँ, तो मैं एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसे देने होंगे। अब ये पर्टिकुलर किसी एक कस्टमर को तो बताएगा नहीं, एडवर्टाइजमेंट बड़े लार्ज पैमाने पे होता है, मास रीच होती है इसकी, होती है ना, एक साथ करोड़ों लोगों को दिखता है टीवी में ऐड,
हम कुछ भी देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, शोज देख रहे हैं, बीच बीच में कितने ऐड आते हैं। तो वो हर एक प्रोडक्ट का क्या करते हैं, हमें जानकारी देते हैं ना। और हम लोग, अरे ये नया, अरे नया पेन आया है, अरे इतना सस्ता है, अरे ये वहां खाने का है, रेस्टोरेंट खुला है, अरे वहां चलेंगे। तो जैसे ही उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है, हम सोचते हैं ना कि हम इसको खरीदेंगे। तो एडवर्टाइजिंग जो है, प्रमोशन ऑफ आइडिया, एडवर्टाइजिंग के द्वारा है अपने प्रोडक्ट का अपन प्रमोशन कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज का, बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करने के भी अलग अलग कंपनीज होती हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं। हम किसी भी कंपनी से बोल सकते हैं कि भाई हमें अपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ठीक है, तो वो पूरा उसके लिए काम करते हैं। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट होता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट से बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं। क्या फीचर्स होते हैं? रीच, बहुत जल्दी पहुंचते हैं एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। सॉरी, जैसे ही टीवी में ऐड आया, एक साथ सब दूर वो चलेगा, है ना। अच्छा, अब टीवी में ये होता है कि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं तो हम लोकल चैनल वालों को दे रहे हैं या हम किसी बड़े शोज पे दिखा रहे हैं, ये फर्क पड़ता है। यदि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो हम छोटे प्लेटफॉर्म के ऐड यूज करेंगे। और यदि हमारे पास खूब सारा पैसा है, अमिताभ बच्चन ने हमारे प्रोडक्ट का ऐड किया, शाहरुख खान ने किया, सलमान खान ने किया है, अक्षय कुमार ने यदि हमारे सैनिटरी पैड का ऐड किया है, तो फिर एक साथ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम पहुंच जाते हैं, है ना। तो रीच बहुत जल्दी होती है। चॉइस हमारे ऊपर होती है कि हम किस तरह का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, विजुअल करवा रहे हैं, प्रिंट मीडिया, पेपर में ऐड दे रहे हैं, है ना। फिर देखिए, जैसे ही एडवर्टाइजमेंट होता है, यदि कोई अच्छा एक्टर है या कोई मतलब जैसे कि वो बड़े प्लेटफॉर्म पे जब ऐड आता है तो कस्टमर्स क्या करते हैं, बिलीव करने लग जाते हैं, वो अश्योर हो जाते हैं कि भाई यार इतने बड़े पैमाने पर ये बोल रहे हैं, मतलब ये ऐड गलत तो नहीं हो सकता, है ना। तो कस्टमर की बिलीवनेस आ जाती है। फिर एक्सप्रेसिवनेस, मार्केटर टू ड्रामेटाइज द मैसेज विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग, कलर, पिक्चर, म्यूजिक, डांस। देखिए, एडवर्टाइजमेंट में आजकल ऐड बन रहे हैं जिसमें गाने गा रहे हैं और ड्राइंग और पिक्चर्स। हमें लगता है यार किस चीज का ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ऐड को बहुत ज्यादा आजकल क्रिएटिविटी बना दी है। इवन ऐड के लिए भी बड़ी सारी टीम होती है जो प्रोडक्ट को बताने के लिए काम करती है ना। फिर इकोनॉमी, अब हमने तो अभी तक यही सुना कि ऐड से तो, ऐड पर यदि हम खर्चा करेंगे तो हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट और महंगा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आपने एक छोटी लैंग्वेज में बताती हूँ, मतलब छोटी डिजिट में, कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का खर्च किया, ठीक है। अब ये 1 लाख का खर्च कर कर आपने 10 लाख लोगों को, कितने लोगों को, 10 लाख लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। खर्चा कितना किया है? 1 लाख का, और इंफॉर्मेशन कितनी पहुंची? 10 लाख लोगों के बीच में। तो अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो 10 रुपए, मतलब एक व्यक्ति को पहुंचाने में मेरा खर्चा कितने का हुआ? सिर्फ 10। और 1 लाख का खर्चा करके यदि मैं 1 करोड़ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं, या 1 करोड़ का खर्चा करके मैं 50 करोड़ तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं, तो कॉस्ट पर पर्सन कम होती जाएगी ना। इतने में तो मैं पैम्पलेट बना के यदि पर्सनल एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो ही मेरा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो बड़े पैमाने पे यदि हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो बड़े बहुत सारे लोगों के बीच में जा रहा है ना, तो कॉस्ट जो हो रही है वो तो कम आ रही है ना, इसलिए ये इकोनॉमी भी होता है। और इनहैंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, जाहिर सी बात है, हम एक पर्सनल जाकर यदि बोलते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उससे यदि जो टीवी पे दिखता है, ऐड होता है, तो लोग उस पर बिलीव ज्यादा करते हैं, है ना। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस, अब भाई आपने सामान तैयार कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक आप उसकी नीड बाजार में नहीं बनाओगे, आप अपने प्रोडक्ट के कस्टमर्स तैयार नहीं करोगे, तो आपका सामान कैसे बिकेगा। तो पहला प्रमोशन करने का फर्स्ट टूल है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। सेकंड, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक साथ अपने प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, मजा नहीं आ रहा है, तो भैया एक ऐड लगा दिया, स्टॉक क्लियरेंस, 40% ऑफ, स्टॉक क्लियरेंस। कस्टमर्स की भीड़ आ जाएगी, अरे 40% ऑफ चल रहा है, अरे वहां चलो।
फिर यदि मान लीजिए हमें अचानक से अपनी सेल्स को बढ़ाना है ना, हम चाहते हैं कि यार प्रॉफिट मजा नहीं आ रहा है, एक के साथ एक फ्री, 100 ग्राम के साथ 20 ग्राम फ्री। तो ये शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं जो अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए की जाती हैं। इसको कहते हैं सेल्स प्रमोशन। ठीक है, स्टॉक क्लियरेंस, सेल्स प्रमोशन टेक्निक हेल्प टू विन अवर कॉम्पिटिटर। मान लीजिए हमको अपने आसपास के कॉम्पिटिटर को पीटना है और हमको लगता है कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि अचानक से हमारी सेल्स बढ़ जाए, तो ऑफर्स आते हैं, लेकिन वो जो ऑफर्स आते हैं वो कम समय के लिए आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। तो प्रमोशन का एक टूल सेल्स प्रमोशन भी है। थर्ड, पर्सनल सेलिंग, सेलिंग पर्सनली, फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये डिफरेंस भी दिया हुआ है आपको एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बीच का डिफरेंस। एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल होता है, ठीक है, यहाँ पे खर्चा कम आता है। पर्सनल सेलिंग में आप जाएंगे घर घर एक कस्टमर, यहाँ पे रीच आपकी कितनी सारी है, यहाँ पे आपकी रीच ही नहीं है, आप पर्सनली जाकर। लेकिन जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं, है ना, या जैसे आपने देखा होगा कि एक्वागार्ड है या आरओ लगवा लीजिए, वो घर घर आकर आपको समझाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट देते हैं, है ना, यूज ऑफ प्रोडक्ट। तो कुछ चीजों में ऐसा भी होता है कि हमें कस्टमर्स को फेस टू फेस जाकर इंटरेक्ट करके उसको समझाना पड़ता है। तो प्रमोशंस में एक टूल हमारा पर्सनल सेलिंग का भी है, जिसमें हम पर्सनल जाकर इंटरेक्शन करते हैं। टू वे कम्युनिकेशन होता है, सेलर गिव्स इंफॉर्मेशन एंड बायर गेट अ चांस टू क्लियरिफाई इट्स डाउट। यहां पर हम उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और वो जो भी डाउट होगा बायर वो उसी वक्त हमसे पूछ सकता है। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे हो जाता है, सारे डाउट उसी वक्त क्लियर हो जाते हैं। बेटर रिस्पॉन्स, कस्टमर डू पे सम अटेंशन एंड लिसन टू द इंफॉर्मेशन। अरे भाई हमको समझा रहे हैं, हमारे लिए घर तक आए हैं, तो कस्टमर जो होता है वो रिस्पॉन्स देता है थोड़ा। फिर रिलेशन में एक फ्रेंडली, पर्सनल सेलिंग में जो सेलर होता है या जो व्यक्ति आपके पास आकर उस प्रोडक्ट के बारे में समझा रहा है, वो एक अच्छा बेटर रिलेशन बनाता है, फ्रेंडली और बेटर कन्विंसिंग। ठीक है, यहां पर हम अपने प्रोडक्ट को वो क्यों खरीदे, इसके लिए हम बायर को समझाते भी हैं, डेमोन्स्ट्रेट देते हैं कि भाई ये इस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, देखिए आपको इतना समय लग रहा है, हमारे प्रोडक्ट में इतना समय नहीं लगेगा। मतलब हम अपने कस्टमर को श्योरिटी दे देते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, इसके लिए हम उसको कन्विंस कर देते हैं। तो पर्सनल सेलिंग भी प्रमोशन का एक टूल है। लास्ट, पब्लिक रिलेशन, मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन, मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस विथ पब्लिक। देखिए आज का जो जमाना है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात मैं यदि करूं, ठीक है, अब पहले ऐसी रील्स बनती थी क्या, पहले सेलिब्रिटीज आकर रील्स बनाते थे क्या? आजकल सेलिब्रिटीज अपना सुबह उठने का वर्किंग का शो वो बताएंगे रील के, हम सुबह उठकर मैं ये पीती हूँ, मैं ये करती हूँ, फिर इसके बाद मैं ये करती हूँ। देखा है आप लोगों ने? मतलब क्यों? आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहे हैं, वो आपके साथ अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। जब तक हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और वैसे ही यदि हम अपने पब्लिक के बीच में जाकर एक अच्छी इमेज बनाते हैं और फिर यदि हम किसी चीज को बेचना चाहते हैं तो लोगों के मन में क्या आता है, अरे यार ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता, ये तो बहुत कितना हेल्प करता है लोगों की, गरीब लोगों के लिए इसने अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, ये तो सुबह का खाना वहां पे बांटते हैं, और वहां पे अरे वो ड्रॉट आ गया था या फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गई थी तो वहां पे कितनी इन्होंने सेवा दी, कोविड के वक्त कितने सेलिब्रिटीज ने सबने पैसे दिए, वर्क किया। तो ये सब क्यों? इसलिए कि पब्लिक में हमारी अच्छी इमेज बने। जब पब्लिक में हमारी इमेज अच्छी बनती है और उसके बाद हम जो भी काम करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे या हम कोई पिक्चर बनाएंगे या हम कोई भी वर्क करेंगे, तो लोगों का ट्रस्ट हमें मिलता है ना? तो प्रमोशन का एक टूल पब्लिक रिलेशन भी है। पिक्चर, सेलिब्रिटीज कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में यदि गए तो उन्होंने एक अच्छा पब्लिक रिलेशन बनाया है ना? अपनी पिक्चर का प्रमोशन भी किया और ये भी बताया कि हम देखो कितने अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। तो फीचर्स, पब्लिक
customers, supplier, dealer, media, investors, all those who come into contact with organization directly or indirectly. कंपनी में जितने भी लोग होते हैं, इवन हमें अपनी कंपनी में भी अपने जो, मान लीजिए मैं प्रोडक्ट मेन मालिक हूँ, ऑनर हूँ, और यदि मैं अपने डीलर के साथ और अपने एम्प्लॉइज के साथ, है ना, अपने एजेंट के साथ यदि अच्छे से बिहेव नहीं करती हूँ, तो वो क्या करेंगे? अरे रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। यदि मैं अपनी कंपनी में हर एक बंदे के साथ अच्छे से बात करती हूँ, हर एक चीज उन वर्कर्स के बीच में जाती हूँ, उन वर्कर्स की सोसाइटीज में जाती हूँ, उनके साथ फेस्टिवल्स एंजॉय करती हूँ, तो उनकी मेरे लिए थिंकिंग बदलेगी। अब डेफिनेटली उनकी मेरे लिए थिंकिंग बदलेगी तो वो मेरे प्रोडक्ट को भी तो बेचेंगे, मेरे प्रोडक्ट में भी तो हेल्प करेंगे। तो मतलब मुझे जमीन पर उतरकर काम करना होगा लोगों के साथ। इसके लिए देखिए कॉमन फंक्शंस भी होते हैं, है ना। पब्लिसिटी स्टंट, हम कहते हैं ना, अरे वो वहां पर उसने ये हेल्प की, अरे तो पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन इस पब्लिसिटी स्टंट से होता क्या है? लोगों की नजर में तो वो आए ना। कई बार हम देखते हैं कि मैच में कोई व्यक्ति अजीब से कपड़े पहनकर, है ना, या कुछ कर रहा है और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी तरह से यदि कंपनीज भी समय समय पर कुछ इस तरह के अपने प्रोडक्ट के लिए, देखिए कुछ कंपटीशन करवा रहे हैं, बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन करवा रहे हैं, कोई मेला लगवा रहे हैं, और वहां पे उन्होंने लिखा है कि भाई ये प्रेजेंट कर रहे हैं, लेमन टी ये बच्चों की ड्राइंग करवा रही है, या ये प्रोडक्ट ये करवा रहा है, तो प्रोडक्ट का नाम आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन फंक्शंस होते हैं, हम अपनी पब्लिसिटी करके, वर्क करके लोगों के बीच में जा सकते हैं। प्रेस रिलीज, है ना, पेपर प्रेस रिलीज करके। अब प्रेस रिलीज मतलब क्या? जर्नलिस्ट को बुलाया, ठीक है, और हमारी कंपनी के ऑनर और हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, हमारे एम्प्लॉयज के बारे में, हमारी कंपनी में क्या होता है, और जनरली जैसे कि कोई इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया, उस इवेंट के बारे में, मतलब इंटरैक्ट करना। जर्नलिस्ट जो, क्योंकि जर्नलिस्ट यदि हम इंटरैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो हमारे बारे में पेपर्स में लिखेंगे। सीधी सी बात है, पेपर जनता पढ़ेगी। यानी कि पब्लिक रिलेशन का मतलब सिर्फ ये है कि हमें पब्लिक के बीच में छाए रहना है, पब्लिक से इंटरैक्ट करते रहना है। पब्लिक के बीच में यदि हम रहेंगे, हमारी बातचीत चलती रहेगी, तो हम जो भी उन्हें देंगे, परोसेंगे, वो सब चीजें लेंगे। कॉर्पोरेट कम्युनिकेट इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी देखे, उनके रिलायंस है, जियो है, ये सारे जो ईयर एंडिंग होता है उसके बाद ये लोग अपने मतलब बैलेंस शीट निकालते हैं और अपनी कंपनी का प्रॉफिट बताते हैं। ये बताते हैं कि हमने शेयर होल्डर्स को कितना क्या दिया है, पूरी इंफॉर्मेशन ना रिलीज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लोगों को पता चले, लोग इनके बारे में जाने। जितना पीपल इनके बारे में जानेंगे, ये उतने पीपल्स के बीच में जाएंगे, और धीरे धीरे जब ये एक दूसरे से इनके रिलेशन मेंटेन होते हैं, फिर तो सीधी सी बात है, फिर ये जो भी वर्क करते हैं, ठीक है। अभी देखिए आजकल बड़े बड़े पैमाने पे शादियां होती हैं, है ना, इंडस्ट्रीज के परिवार में शादीज होती हैं, तो वो पब्लिक्स के लिए भी बहुत सारी चीजें करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि वो पब्लिक के बीच में छाए रहें, रिलेशन मेंटेन हो। फिर लॉबिंग, इसका मतलब ध्यान से समझना बेटा, गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बनाती है, क्योंकि देखिए जीडीपी जो हमारी ग्रोथ होती है वो तो इंडस्ट्रीज, बिजनेस, व्यापार से ही होती है। तो मीटिंग्स होती हैं जिसमें हमारे बिजनेस मिनिस्टर्स और ये सब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऑनर्स के साथ मीटिंग्स करते हैं, तो ये भी एक रिलेशन मेंटेन हो रहा है ना। फिर काउंसलिंग, मतलब वही चीज कि इवेंट करना, है ना, चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करना, ये प्रोग्राम्स, मतलब ढेर सारे प्रोग्राम्स अलग अलग तरह के बनाने, जिससे हमारी कंपनी की गुडविल, इमेज बने। हमारी कंपनी की गुडविल बनेगी तो हमारी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाएगी वो भी मार्केट में उसकी इमेज अच्छी बनेगी, और उसकी इमेज अच्छी बनेगी तो फिर सामान भी बिकेगा। सारा का सारा खेल है एक अच्छी इमेज लोगों के बीच में बनाना, पीपीपी। तो ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी, ये थी प्रमोशन से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच तक पहुंचाना, हमें इस तरह से उनको
नीड बना देना और इस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देना कि वो 10 प्रोडक्ट यदि दिखे तो सिर्फ हमारा प्रोडक्ट ही खरीदे हर तरीके से। यदि मान लीजिए कि दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, वो अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और हम लोगों के बीच में गए हैं, हमारे वर्कर्स गए हैं, हम एम्प्लॉइज के साथ अच्छे से बात करते हैं, तो फिर लोगों को लगता है ये तो कुछ खड़ूस है यार, तो बोलता ही नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं सर है, इनकी इमेज अच्छी है, इनका प्रोडक्ट खरीदते हैं। दैट्स इट। तो पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया 3 वीडियोस में। सीखा क्या? बस यही कि सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने से काम नहीं चलेगा, अच्छी प्राइस डिसाइड करने से काम नहीं चलेगा, लोगों तक पहुंचा देंगे, दुकान में रख भी दोगे तो भी माल बिकेगा नहीं। जब तक अच्छा एडवर्टाइजमेंट नहीं करो, अच्छे प्रमोशन टूल्स का यूज नहीं करो और अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा। ये था बेटा कंप्लीट मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मैंने जितना लिखा है वो सबके कीवर्ड्स लिखे हैं कि आप अगर इतना भी याद रखते हैं तो केस स्टडीज आपकी बन जाएगी। इसलिए तीनों वीडियोस में मैंने जो भी लिखा है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब आती है बारी नेक्स्ट वीडियो हम किसका करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बीएसटी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, वही ईबीआईटी, फाइनेंशियल मार्केट और ये सब बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उससे रिलेटेड आपको विद इन 24 आवर्स फिर वीडियो मिलने वाला है बीएसटी के न्यूमेरिकल्स का। इसके अलावा और बीएस में आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन से टॉपिक्स में, कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मुझे भी स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना है। मैं रिलेशन मेंटेन करूंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, तभी तो आप हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे, है ना। तो इसलिए आपको बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और इसके साथ में कुछ 21, 22, 23 के केस स्टडीज भी लेकर आ रही हूं कि पहले कैसे केसेस आए हैं, आपको उनके आंसर्स कैसे देना है। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहना है। नए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना कि आपको चैप्टर्स में हेल्प हुई है या नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, खूब पढ़ाई करो।